गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम डे 13 पर काम कर रहे हैं। डे 12 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट लेवल का पीसीएस हो, एनटीपीसी रेलवे हो, या फिर अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये पूरी 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज है जिसमें बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चंस को लिया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी रचना है। तो एक रचना है, एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। ये पीसेस में भी पूछी जा सकती है, ग्रुप डी में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। ये बात मैंने पहले भी कई बार बोली है, दोबारा बोलता हूँ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको अच्छे से करके जाइए। अगर आप किसी स्टेट लेवल का पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको बहुत डीपली करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखा गया है कि एक क्वेश्चन तो महात्मा गांधी से संबंधित आता ही आता है, राइट। कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना भी डीपली पूछा जा सकता है, मगर आपको महात्मा गांधी से सराउंडिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आपको कवर करके जाने हैं। जल्दी ही मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं उस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी रचना है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ रचना है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट है रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है रजत क्रांति का संबंध? अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन मतलब मछली के उत्पादन से, मछली के मत्स्य पालन से, ठीक है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली के मतलब उसके पालन से, ठीक है। दोबारा से रिपीट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी के अंदर भी आ सकता है एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन, और पीसेस के अंदर भी आ सकता है मैचिंग के तौर पे, ठीक है। तो दोनों तरह के तरीके से आ सकता है। तो रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो क्या था उनके पिता का नाम? सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो भी क्या था? सिद्धार्थ ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा अधिनियम पास हुआ था जिसके अंतर्गत जो महिलाएं थी उनको भी वोटिंग के अंदर क्या कहता था? सहभागी बनाया गया था। तो कौन सा अधिनियम था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ये बताया गया था कि महिलाओं को भी अब वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है। ये बात मैंने पहले ही बोली थी, दोबारा बोलता हूँ। जो जल संधि होती है वो जल को तो जोड़ती है आपस में, ठीक है। दो समुद्रों को या दो महासागरों को जोड़ेगी आपस में। और जो स्थल होता है, जो लैंड होती है, उसको क्या करता है? अलग करती है, ठीक है। तो इस एक जल संधि से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि ये किन को जोड़ती है, किन सागरों को जोड़ता है, और दूसरी क्या बनती है कि किन दो जगहों को अलग करती है, ठीक है। तो फ्लोरिडा जो जल संधि है वो अमेरिका और क्यूबा इनके बीच में है। तो किसको अलग करता है? अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है फ्लोरिडा जल संधि। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी जल संधि अमेरिका और क्यूबा को अलग करती है, या कौन सी जल संधि अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है क्वेश्चन की, ठीक है। मगर अमेरिका और क्यूबा के मध्य जो जल संधि है वो कौन सी है? फ्लोरिडा जल संधि है। अब अमेरिका और क्यूबा के मध्य जो जल संधि है जिसको फ्लोरिडा जल संधि कहते हैं, ये किनको जोड़ती है आपस में? तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर इनको आपस में क्या करती है? जोड़ती है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और अलग किसको करती है? अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट है, और ये जल संधि और ये डैम और बुक्स, इन ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं। इससे संबंधित ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
वो जरूर कवर कर लेना, आपके कई सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे। और मैंने बहुत कोशिश करी है उसको कि उसमें ऑलमोस्ट जितना कवर देखिए क्या सारा कुछ नहीं पढ़ना है हमको, मगर जितना इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ पढ़ना है हमें। क्वेश्चन देखो आ तो कहीं से भी सकता है, मगर उसका भी एक दायरा होता है, राइट। इतना समझ आता है, इतना टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते, इतना समझ आता है कि एक दायरा होता है, इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो जो टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करके, जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे टॉपिक्स को मैंने कवर कर रखा है। और इस वीडियो के लिए तो मैं जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप जिस भी नंबर से देख रहे हो, जैसे अभी हम डे 13 पे हैं, अगर आप डे 13 पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप डे 1 पे जाइए, डे 1 से स्टार्ट कीजिए और पूरी की पूरी सीरीज को कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जब आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में आपको ये समझ आएगा कि आपके माइंड में बहुत अच्छा स्टफ आ चुका है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें इस सीरीज में मैंने बहुत कोशिश की है कि अगर कोई एक चीज़ पूछी जाती है तो उसके साथ 2-3 चीज़ें और उसमें ऐड करके बताते रहो बार बार। उससे क्या होता है, वो चीज़ें बार बार हमारी आंखों के सामने आती है तो हमारे माइंड में वो बैठ जाती है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हम तैयारी तो सब करके जाते हैं, मगर एग्जाम में जब ऑप्शंस आते हैं तो हम 1 मिनट में ऑप्शन देखते ही गोल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरा अच्छे से उसको निचोड़ा नहीं होता, अच्छे से उसको रीड नहीं किया होता। तो ये जो सीरीज है 2000 की, आई एम रियली मच इंश्योर कि अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हैं, अच्छे से गो थ्रू करते हैं इस पूरी सीरीज को, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फ्लोरिडा जो जल संधि है वो अमेरिका और क्यूबा के बीच में है, और किसको ज्वाइन करती है, किसको मिलाती है? मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? तो संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसकी जो पहली पुस्तक है, प्रथम बुक जो है वो कौन सी है? उसका नाम है अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ग्रुप डी के बारे में बात करें या पीसीएस के बारे में बात करें, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण की पुस्तक है। लेखक कौन है? तो लेखक है इसकी पाणिनि। ठीक है, पाणिनि इसके लेखक है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आ सकता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो क्या है? पाणिनि इसके लेखक है। नेक्स्ट है कोकोचैलन किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? तो कौन से 2 द्वीप हैं जिसके बीच में कोकोचैलन है? तो कहाँ पे है? कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान की जो बीच का जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? कोकोचैलन कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, नीचे आंसर से क्वेश्चन बन सकता है कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा चैलन है? तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोकोचैलन है। नेक्स्ट है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो फसलों के रोग भी देखे गए कि फसलों से संबंधित भी एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आ जाते हैं कई बारी। और ये कहना देखो एक क्या कहते हैं, गलत नहीं होगा कि एक क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक क्वेश्चन आपको मेरिट लिस्ट के अंदर ला भी सकता है और एक क्वेश्चन आपको लाखों लोगों से पीछे भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन ही है, वो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको जॉब दिला भी सकता है और आपको नेक्स्ट टाइम की तैयारी भी करा सकता है। तो इट्स अप टू यू। तो मेरे हिसाब से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको तो जरूर अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? कौन सी फसल से संबंधित है? मूंगफली। ये टिक्का जो रोग है ये मूंगफली का रोग है। कौन सा? मूंगफली का रोग है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट है मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है मदर इंडिया पुस्तक के लेखक? कैथरीन मेयो। कौन है? कैथरीन मेयो जो है वो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटो। तीनों के तीनों पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मदर इंडिया के लेखक है कैथरीन मेयो, दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स और आपके रिपब्लिक के लेखक है प्लूटो। नेक्स्ट है कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? मतलब ये पूछा जाता है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो किलोमीटर के अंदर है वो कितना है? तो नॉर्थ से लेकर साउथ जो किलोमीटर के अंदर है वो है 3214 किलोमीटर। कई बार होता है कि कई बार ये आंकड़े होते हैं, जो ये क्या कहते हैं नंबर्स होते हैं, ये पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ से लेके अगर हम साउथ की बात करें तो 3214 किलोमीटर का पूरा दायरा है ये। नेक्स्ट है कि थाल घाट और भोर घाट दर्रा किस पर्वतमाला में है? तो कौन सी पर्वतमाला है जिसके अंदर थाल घाट भी है और भोर घाट भी है? तो वो पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट के अंदर ही थाल घाट भी आता है और भोर घाट दर्रा भी आता है। नेक्स्ट है
सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। जैसे हमने देखा होगा जो रेत होती है, बालू मतलब रेत, जब बचपन में हम खेला भी करते थे, जब किसी का मकान बन रहा होता था तो उसके घर के सामने जब रेत डलती थी तो हम बहुत खेलते रहे रेत में अपने टाइम में, छोटे टाइम में। और उसमें शंख भी होते थे छोटे छोटे, जैसे मुझे याद है। तो वो बहुत शाइन करती थी, जब बहुत सूखी होती थी बहुत शाइन करती थी, बहुत चमकती थी। मगर जैसे उसके ऊपर पानी गिरता था तो उसकी जो शाइनस थी वो खत्म हो जाती थी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि जब सूखा होता है, जब रेत, जब बालू जब सूखा होता है तो वो शाइन करता है, जब गीला होता है तो धुतीन हो जाता है। वो होता क्यों है? ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इसलिए होता है कि वो परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? परिवर्तन के कारण होता है। जैसे उसमें प्रकाश पड़ता है और परिवर्तन होता है तो उस कारण हमें वो शाइन दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि शून्यता का सिद्धांत देने वाले प्रथम बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो पहले बौद्ध दार्शनिक कौन थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था? तो कौन थे? नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन पहले बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? केरल में है। कहाँ पे? केरल में। केरल के बारे में और सारी चीज़ें भी हैं, उनको भी करते हैं। केरल के बारे में अगर आए कि मोपला जनजाति भारत के किस राज्य में रहती है? तो मोपला जनजाति भारत के केरल राज्य में रहती है। क्वेश्चन आएगा कि सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। पीसेस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि मकर विलक्कू जो फेस्टिवल है वो किस मंदिर में मनाया जाता है और वो मंदिर कहाँ पे है? तो मकर विलक्कू जो त्योहार है, जो फेस्टिवल है, वो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। और सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पे है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन अगर आता है कि मसालों का बगीचा किससे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो कहा जाता है वो केरल को कहा जाता है। ये ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। जो मसालों का बगीचा है ये ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। ओणम फेस्टिवल जो है वो भी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम फेस्टिवल केरल राज्य में मनाया जाता है। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। अभी लास्ट टाइम जो HCS का एग्जाम हुआ है, हरियाणा सिविल सर्विस का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कथकली वाला। इवन एक्चुअली क्या होता है कि जो पीसेस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो मैचिंग के होते हैं ऑलमोस्ट। 4 ऑप्शन इधर होते हैं, 4 ऑप्शन इधर होते हैं, आपको मैच करना पड़ता है। मगर उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे तो ग्रुप डी में सिर्फ एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन होगा कि कथकली कहाँ का है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। जब आप पीसेस में करेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइड हो जाता है, ज़्यादा आपको थोड़ा सा ब्रॉड लिखना पड़ता है, आपको मैचिंग के क्वेश्चन में आ जाता है, मगर क्वेश्चन आपके वही रहते हैं। ठीक है। तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? केरल में है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। सबरीवाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। और वक्कर मुलुक्कू जो त्यौहार है वो सबरीमाला मंदिर में ही मनाया जाता है। और सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में स्थित है। मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। और ओणम फेस्टिवल, ओणम जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? ओणम फेस्टिवल भी आपका केरल में मनाया जाता है। शास्त्रीय संगीत जो कथकली है वो कहाँ से संबंधित है? तो कथकली जो है वो भी केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? अगर भारहीनता होती है तो उसकी अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? वही रहेगा। कैसा रहेगा? वही रहेगा। नेक्स्ट है कि चिल्का झील खारे पानी की एक लेगुन झील है। ठीक है। तो भारत के किस राज्य में है? तो चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है चिल्का झील। और ये कौन सी झील है? ये खारे पानी की लेगुन झील है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब द्वारा की गई थी कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था? मद्रास में हुआ था। इस क्वेश्चन को आप कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि पहले मुस्लिम कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी है। किस अधिवेशन में बने थे? तो मद्रास के अधिवेशन में बने थे। कौन सा अधिवेशन था? वो तीसरा अधिवेशन था। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो कौन से ईयर में लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई? प्लासी की लड़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लासी की, बक्सर की, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। कब? 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। ठीक है। और किन के बीच लड़ी गई है? ये हम सबको पता है कि ब्रिटिश जो है उनके बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उनके बीच में लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। किन के बीच में?
अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज, मगर आप अंग्रेज लिखा नहीं होगा क्योंकि उस समय क्या थे, और भी थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, इनके बीच में 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। और प्लासी की लड़ाई को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे 100 साल पहले लड़ी गई थी। नेक्स्ट है कि किसे भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरोस्टोस्थेनिस को। किसको? एरोस्टोस्थेनिस को कहा जाता है भूगोल का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस परियोजना के अंतर्गत हुई थी? कौन सी पंचवर्षीय परियोजना थी जिसके अंदर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? जो सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी? सिक्स्थ जो पंचवर्षीय योजना थी जो 1980 से 1985 के मध्य में चली थी, इस टाइम पीरियड के अंदर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो छठी जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत हुई थी, और जो छठी पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से 1985 के मध्य में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार के न्याय हैं भारतीय संविधान में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे पीसेस के बारे में बात करें, चाहे ग्रुप डी के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक ऑप्शन गलत होगा, एक गलत ऑप्शन करके 4 ऑप्शन बना के दे दिए जाएंगे, आपको गलत ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के लिए तो न्याय की व्यवस्था की गई है, ठीक है। बाकी कोई अदर कोई ऑप्शन होता है तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था नहीं की गई है। तो जो भारतीय संविधान के न्याय का वर्णन है वो 3 प्रकार से किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हर्यक वंश के शासक को, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? जो कुणिक शब्द है ये किस हर्यक वंश के शासक के लिए यूज किया जाता था? तो जो बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु था, क्वेश्चन आंसर ये भी हो सकता है कि अजात शत्रु, मगर अजात शत्रु किसका बेटा था? बिंबिसार का बेटा था। तो बिंबिसार का जो बेटा अजात शत्रु था, जो कौन से वंश से संबंध रखता था? हर्यक वंश से संबंध रखता था, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है कुणिक। क्या? कुणिक। ये जो क्वेश्चन है ये पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसेस में इस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो बिंबिसार का जो पुत्र अजात शत्रु था उसको क्या कहते थे? कुणिक कहते थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो अजात शत्रु है, जो बिंबिसार है, ये किस वंश से संबंध रखते थे? तो बिंबिसार और अजात शत्रु किस वंश से संबंध रखते थे? ये हर्यक वंश से संबंध रखते थे। और बिंबिसार से एक और चीज़ दिमाग में आई, वो आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन भी बनता है कि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इन दोनों का समकालीन कौन सा शासक था? तो इन दोनों का जो समकालीन था वो बिंबिसार ही था। कौन था? बिंबिसार महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट है, ये कई सारे संगठन है, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिया इसको। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इन सब का मुख्यालय कहाँ पे? जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर संयुक्त राष्ट्र व्यापार के बारे में बात करता है, स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, श्रम के बारे में बात करता है और रेड क्रॉस के बारे में बात करता है तो जनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने का अधिकार प्राप्त करता है? क्वेश्चन कहना चाहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को ये पावर देता है, प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि भाई वो किसी की सजा को माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा है अनुच्छेद? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी की सजा को या तो पूरी तरह से माफ कर सकते हैं या फिर उसकी सजा को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मोपला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? अभी थोड़ा टाइम पहले हमने किया था जब हमने केरल के बारे में बात की थी। तो मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। और विक्रम साराभाई आंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई आंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? केरल में स्थित है। इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध, कौन सा? इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? ये भी आपको केरल में है। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? वो भी आपकी केरल में है। और सबरीमाला मंदिर भी कहाँ पे है? केरल में है। मक्कर विलक्कू फेस्टिवल जो सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है कहाँ पे? केरल में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, और हमारा लास्ट में क्या था? हमारा एक माइंड से, हाँ, कथकली, कथकली कहाँ का शास्त्रीय संगीत है? वो भी आपका
केरल का ही है, ठीक है। दोबारा से करते हैं। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? केरल में है। इडुक्की बांध कहाँ पे है? केरल में। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? केरल में है। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बार रेल कब और कहाँ चली थी? यानी कि इंडिया के अंदर जो पहली बार जो रेल चली थी, ट्रेन चली थी, वो कब चली थी और कहाँ चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 में चली थी। बम्बई से लेकर थाने तक चली थी। और किसके टाइम पीरियड में चली थी? ये डलहौजी के टाइम पीरियड में चली थी, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, डेट इंपॉर्टेंट है पीसेस के लिए और ईयर इंपॉर्टेंट है सिर्फ खाली वो आपका ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो भारत में जो पहली बार रेल चली थी वो 16 अप्रैल को चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। दोबारा बोलो, 16 अप्रैल 1853 में पहली बार इंडिया में रेल चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में पहली बार इंडिया में रेल चली थी। बॉम्बे से कहाँ तक? थाने तक। किसके टाइम पे चली थी? डलहौजी के टाइम पे चली थी। 16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से थाने, और किसके टाइम पीरियड पे? डलहौजी के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका एसआई मात्रक क्या है? उसका नाम है बेवर। क्या है? बेवर। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बेवर है। तरंग दैर्ध्य का जो एसआई मात्रा है वो है एडस्ट्रम। और प्रदीप्ति घनत्व का जो एसआई मात्रा है वो क्या है? लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या है? बेवर। तरंग दैर्ध्य क्या है? एडमस्ट्रम। और प्रदीप्ति घनत्व का एसआई मात्रा क्या है? लक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बीबी का मकबरा भारत के मतलब भारत में कहाँ स्थित है? भारत के किस स्थान पर स्थित है? भारत में कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहाँ पे? औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो बीबी का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। और ये बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? ये तो जो औरंगजेब था उसकी वाइफ का मकबरा है ये। तो इस वीडियो में इतना ही। आई आपको ये पसंद आई होगी। इस पूरी सीरीज को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा। सिर्फ एक वीडियो को देख के मत छोड़ना। आपको सीरियसली बताते हो, अगर आप ये पूरी अच्छे से गो थ्रू करती है 2000 क्वेश्चन की सीरीज को, आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर आप बहुत आराम से, बहुत जल्दी क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे। एक बात को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, एग्ज़ाम के अंदर तैयारी सब लोग करके जाते हैं और बहुत से लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बहुत से लोग एग्ज़ाम में प्रेजेंट होकर एग्ज़ाम को देने की कोशिश भी करते हैं। मगर कई बार देखा गया है, मोस्टली देखा गया ये बात तो, कि बहुत से बच्चे एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, पूरे क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसका एक ही कारण होता है कि एक तो वो बंदे होते हैं जो क्वेश्चंस को तो पढ़ते हैं, जैसे आप रिवीजन का टाइम पीरियड होगा, आपका लर्निंग का टाइम पीरियड होगा, स्टडी का टाइम पीरियड होगा, तो क्वेश्चन को तो पढ़ते हैं मगर उसको ऊपर ऊपर गो थ्रू कर लेते हैं, ऊपर ऊपर देख लेते हैं। और जैसे एग्जाम में जाते हैं तो ऑप्शन देख के आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसको इतनी बार पढ़ लेते हैं कि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाता है। तो उसके अंदर उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास एग्जाम के अंदर टिक करने के लिए जो टाइम पीरियड है ना, वो बहुत कम हो जाता है। आप बहुत जल्दी इसको टिक करते हैं। जो बच्चा एग्जाम के अंदर टाइम सेव करके चलता है ना, उसको उस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस उतने ही बढ़ते जाते हैं। आप खुद समझिए, अगर 100 क्वेश्चन में से आप अटैम्प्ट भी 50 क्वेश्चन करके आओगे तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि आप उसको क्रैक कर पाओगे? एटलीस्ट आपको 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और अगर बहुत अच्छा रहेगा कि आप पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट करके आए, राइट। मगर आपको अटैम्प्ट भी करने ऐसे नहीं करने कि बस आपको तुक्के मार के करके आना है। आपको अटैम्प्ट का मतलब आप बिल्कुल सही जगह टिक लगाए। तो जितना आप अच्छा पढ़ोगे, जितना डीपली पढ़ोगे, उतना आप बहुत जल्दी और क्विकली और पूरे कॉन्फिडेंस से आप उसको टिक कर पाओगे। नहीं तो आप एक क्वेश्चन को देखोगे और कंफ्यूज होगे, तो जो पहला क्वेश्चन देख के आप कंफ्यूज होगे तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूजन वाला ही मिलेगा। तो क्या होता है, पूरी सीरीज भी चलती ही रहती है इस टाइप की। तो बेटर ये रहेगा कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से गो थ्रू होकर तैयारी करें उसको, और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। तो आई रिक्वेस्ट यू एंड सजेस्ट यू कि आप इस 2000 की क्वेश्चन की सीरीज को पूरा डे 1 से पढ़िए और हर एक सीरीज को ढंग से पढ़िए। और इसको, इस पूरी सीरीज को एटलीस्ट 1 या 2 बार अगर आप देखते हैं तो आई एम मेक डैम श्योर कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको खुद ही ये फील होगा कि हाँ, अब मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अपना पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।